गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो आप लोगों में से काफ़ी विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर PYQ सीरीज को लाइए, है ना। तो आज की जो क्लास होगी, यानी आज की इस क्लास में मैं बिहार पैरामेडिकल 2022 में पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। तो आज की जो क्लास होगी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार भी जो साइंस का लेवल रहेगा कुछ यूं ही रहेगा। यानी साइंस में जो क्वेश्चंस दिखेंगे आपको बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा में कुछ इस प्रकार से ही दिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों। क्या है वो छोटी सी रिक्वेस्ट? यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, अगर आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए सर, अगर आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो डेली क्लासेस PDF के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, है ना। 2022 में जो पेपर था वो मैं इजी नहीं कहूँगा और टफ भी नहीं कहूँगा, हाँ मॉडरेट लेवल में कह सकता हूँ। तो देखिए सर, प्रश्न है यहाँ पे, ध्यान से समझना है हर एक प्रश्न को। K2Cr2O7 के इतने मोल SN2+ आयनों के एक मोल से अपचयित होंगे। देखो, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि ये प्रश्न क्या रहा है। देखो बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि एक मोल SN2+ से, एक मोल SN2+ से, यहाँ पे लिखो। देखो, प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चों एक मोल SN2+ से, है ना, K2Cr2O7 के कितने मोल अपचयित होंगे, के कितने मोल अपचयित होंगे। बहुत बेसिक तरीके से हम लोग हर एक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, देखो ये प्रश्न कह रहा है, यानी यहाँ पे देखो ये प्रश्न कह रहा है कि K2Cr2O7 के इतने मोल, मतलब कितने मोल SN2+ आयनों के एक मोल से अपचयित होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है लाइन आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको एक बात याद रखना है बच्चों, ये आप लोग याद रख सकते हो। यहाँ पे जो K2Cr2O7 है ना, इसका रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। बच्चों, इसका एक रिएक्शन होता है। क्या होता है वो रिएक्शन होता है K2Cr2O7 प्लस में 14 हाइड्रोजन प्लस में 3SN2+, ठीक है। जब ये इतने के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2Cr2O7, ठीक है, ये बना देगा, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जैसे K2Cr2O7 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 तो मान ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो आपको K2Cr2O7 देखना है और यहाँ पे SN2+ देखना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि एक K2Cr2O7, यानी यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि सर एक मोल K2Cr2O7 से कितना SN2+ बन रहा है, तो देखो 3 बन रहा है। यानी एक मोल K2Cr2O7 से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 3 मोल SN2+ बन रहा है, ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ। यानी यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि सर 3 मोल SN2, देखो ये चीज़ जो है ना मैं इधर लेकर आ जाता हूँ। 3 मोल SN2+ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोल K2Cr2O7 बन रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है सर कि एक मोल SN2 से बताना है, एक मोल SN2 से K2Cr2O7 के कितने मोल अपचयित होंगे। तो आपको पता है, देखो 3 मोल का पता है सर, देखो 3 मोल का पता है कि 3 मोल से इतना, मतलब 3 मोल SN2+ से इतना जो है K2Cr2O7 बन रहा है। तो एक मोल से नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा, यानी एक मोल से निकाल दो। यानी एक मोल SN2+, एक मोल SN2+ से कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। यानी 1, जैसे एक मोल पूरा लिख दोगे, एक मोल यहाँ पे लिख दो, एक मोल K2Cr2O7 और ये 3 इधर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। बात आई समझ में? तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 1/3 हो जाएगा। यानी देखो
ध्यान से समझो यहाँ से, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 3 मोल SN2 से, देखो 3 मोल SN2 प्लस से इतना K2Cr2O7 बना, तो 1 मोल से कितना बनेगा, देखो मैं नीचे लिखता हूँ, 1 मोल SN2 प्लस से कितना K2Cr2O7 बनेगा, तो ये बोल सकते हो 1/3 बनेगा ना सर, 1/3 है ना, 1/3, क्योंकि ये 1 लिख दोगे और ये 3 इधर आ जाएगा। हाँ, यूनिटरी मेथड है, आप सभी जानते हो कि यहाँ से 3 1 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 1/3 के, वही चीज़ है, तो 1/3 K2Cr2O7 हो जाएगा। मतलब 1/3 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सर। ठीक है, सभी को क्लियर है सर? ये याद होना चाहिए, इक्वेशन याद होगा तभी बना पाओगे। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर देंगे। हाँ, मतलब 3 मोल SN2 प्लस से 1 मोल K2Cr2O7 बन रहा है, तो 1 मोल SN2 से कितना है, 1/3। सभी को क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, तो बताना है यहाँ पे अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सा रिलेशन सही होगा। डेल्टा वी, देखो थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा, यहाँ पे बोल रहा है डेल्टा वी गुने डेल्टा एक्स बराबर h² / 4πm। कौन सा ऑप्शन सही है ये बता दो। तो देखिए बच्चों, ये अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो यहाँ से लिख सकते हो सर कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो था वो क्या था, लिख लो सर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत था सर, जो प्रिंसिपल था, वो क्या कहता था, इनका सिद्धांत ये था कि डेल्टा वी गुने में डेल्टा एक्स बराबर में h/में 4πm। ठीक है, ये इन्होंने रिलेशन दिया था। अब यहाँ पे ये डेल्टा वी क्या है सर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी क्या है, तो ये संवेग में अनिश्चितता है, संवेग में अनिश्चितता। और ये डेल्टा एक्स क्या है सर, ये डेल्टा एक्स क्या है, तो ये स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है सर, चलिए याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है सर। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। चलिए, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है। अफबाउ सिद्धांत पढ़े हो ना, अफबाउ सिद्धांत यानी ये आपको केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना एवं सिद्धांत, उसमें आपको पढ़ना है अफबाउ चचा का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया सर, जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे जो उपकक्षा होते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं हमारे जो उपकक्षा होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, आप सभी जानते हो। तो इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने पहले S को 7 भागों में बांटा। ठीक है, इन्होंने S को 7 भागों में बांटा, P को इन्होंने बच्चों 6 भागों में बांटा, D को 5 भागों में बांटा और F को 4 भागों में बांटा। कैसे बांटा ये बताइए ना सर, ये बताइए कैसे इन्होंने बांटा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एकदम प्यार से बच्चों, प्यार से समझोगे तब ये समझ में आएगा। यानी इन्होंने कहा कि सर 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यानी इन्होंने जो है s को पहले 7 भागों में बांटा एकदम प्यार से। इसके बाद p को इन्होंने 6 भागों में बांटा सर, यानी यहाँ से 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक है, फिर इन्होंने D को ना 5 भागों में बांटा, यहाँ से 3D 4D 5D 6D 7D। फिर इसके बाद इन्होंने F को 4 भागों में बांटा। तो F को 4 भागों में किस प्रकार से इन्होंने बांटा सर, यहाँ से 4F 5F 6F 7F। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद ना इनके मन में आया कि सर चलो अब क्रॉस मारते हैं। ऐसे इन्होंने 1s को काटा, फिर इसके बाद 2s को, मतलब ऐसे क्रॉस करते गए, देख रहे हो ना, ऐसे क्रॉस करते गए। आप भी कीजिए क्रॉस। ठीक है, तो बच्चों जब इन्होंने देखो इन्होंने ऐसे क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्रॉस इसलिए किया कि इनका कहने का अर्थ क्या था सर, इनका कहने का अर्थ ये था
कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे। तो ये जो 1s है ना, ये सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक है। फिर इसके बाद 2s में, फिर इसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर इसके बाद sp में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ऊर्जा को इन्होंने, हाँ, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम बताया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम बताया, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे। सबसे कम ऊर्जा यानी जो सबसे कम ऊर्जावान होगा वो 1s होगा। ठीक है, इसके बाद इससे ज़्यादा जो है शक्तिशाली कौन होगा, 2s होगा। फिर इसके बाद 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर इससे थोड़ा सा ऊर्जावान sp होगा। मतलब इसी प्रकार से जो है इन्होंने अपना क्रम बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखो, यहाँ पे हम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैसे? ऑप्शन डी इसलिए सही होगा क्योंकि देखो पहले 4p है, तो देखो 4p कहाँ है सर, 4p ये है। तो 4p के बाद देखो 4p में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, और 4p के बाद इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा ऊर्जावान कौन है, 5s है। देख रहे हो ना, 4p के बाद 5s है, तो इससे ज़्यादा जो है 5s है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4p वाले में प्रवेश करेगा, फिर इससे ज़्यादा जो ऊर्जावान होगा उसमें प्रवेश करेगा यानी 5s में। फिर इसके बाद देखो फिर 4d में करना चाहिए, तो देखो वैसे ही क्रम बताया है, यानी 5s से ज़्यादा कौन ऊर्जावान होगा, 4d होगा। फिर देखो 4d के बाद 5p। ठीक है, तो 4d से भी जो है ज़्यादा ऊर्जावान कौन होगा, 5p होगा। ठीक है, 5p होगा। तो देखो तो ये क्रम सही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4p वाले कक्षक में आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जो है 4p वाले उपकक्षा में आएगा, फिर इसके बाद 5s में जाएगा क्योंकि 5s जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जावान है 4p के कंपेयर में। फिर 5c से 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है देखो मिलाओगे तो वो नहीं मैच खाएगा। जैसे देखो 5s है, 5s के बाद क्या आना चाहिए, देखो तो 5s कहाँ है सर, 5s का है, देखो 5s है, तो 5s के बाद क्या आना चाहिए आपका, देखो 4d आना चाहिए। तो यहाँ पे 4p आया है, देख रहे हो ना 4p आया, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में बोल रहा है सर 2s का है, 2s ये रहा, तो 2s ये रहा, तो 2s के बाद क्या आना चाहिए, देखो 2s के बाद ये 2p आना चाहिए, फिर 3s आना चाहिए। तो देखो 2s के बाद 1s आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो देखो 3p है, तो 3p कहाँ है सर, देखो तो 3p ये रहा 3p, देख रहे हो ना, ये रहा, देखो आपको मैं बताता हूँ 3p ये रहा सर, ये रहा 3p ये रहा। तो 3p के बाद 4s आना चाहिए ना, मतलब 4s वाले में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3p के बाद जो है 3s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो एक बार जल्दी से यस टाइप करो सर, जल्दी से यस टाइप करेंगे हमारे सभी छात्र। अगर समझ में आ रही है बातें तो एक बार जल्दी से बोल दो यस सर समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये जो क्लास होगी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कोई इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, क्योंकि उनको मालूम होगा तब ना वो बच्चों को सिखाएंगे जी। तो पहला ये चैनल है जो आपको जेन्युइन चीज़ें देता है सर, जेन्युइन चीज़ें। ठीक है, तो बस आप लोग क्लास को अच्छे से कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है सर, पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ सर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, काफ़ी लाजवाब प्रश्न रहेगा सर। बताना है कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय बताना है, MnO, Cu2+, TiO2 या O2। अब प्रतिचुंबकीय क्या होता है सर, ये चुंबक का प्रकार है। देखो चुंबक के 3 प्रकार होते हैं, आज मैं आपका कन्फ्यूजन ही दूर कर देता हूं सर, है ना, कन्फ्यूजन ही दूर कर देता हूं। एक होता है प्रतिचुंबकीय, लिख लो बच्चों, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। ठीक है, हाँ जी, एक प्रतिचुंबकीय होता है, एक अनुचुंबकीय होता है, और एक होता है लोह चुंबकीय होता है। अब भाई ये तो सर लिखवा दिए, लेकिन ये है क्या ये भी तो बताइए। बिल्कुल बताएंगे बच्चों, प्रतिचुंबकीय क्या होता है सर। अब यहाँ पे प्रतिचुंबकीय क्या होता है, यानी जिस पदार्थ को चुंबक ना खींचे। बहुत सा ऐसा पदार्थ है जिसको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता है, मतलब बोल सकते हो जिस पदार्थ को चुंबक ना खींचे। क्या मतलब, जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर ना खींचे, जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर ना खींचे, जिस पदार्थ को चुंबक
अपनी ओर ना खींचे, अपनी ओर ना खींचे, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल में यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे वायु हो जाएगा सर, नमक हो जाएगा, ठीक है, वायु हो जाएगा सर, नमक हो जाएगा। इसके बाद भी जो है H2 हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस, TiO2 हो जाएगा, ठीक है, TiO2 जिसको हम लोग टाइटेनियम ऑक्साइड कहते हैं, Mg2+ हो जाएगा, ठीक है सर, Mg2+, Cu हो जाएगा कॉपर, और Cd हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्रतिचुंबकीय के उदाहरण हो जाएंगे। अनुचुंबकीय ये क्या होता है सर? तो अनुचुंबकीय यानी जिस पदार्थ को चुंबक तनी खींचे। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक थोड़ा सा खींचता है, तो लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, मतलब जिस पदार्थ को चुंबक जो है तनी खींचे, है ना बच्चों, तनी मतलब थोड़ा थोड़ा, तो वो हमारा क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे सर? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सर जैसे आपका O2 हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी, Cu2+ हो जाएगा, और फिर इसके बाद Fe3+ हो जाएगा, CuO बोल सकते हो, VO2 हो जाएगा, Mn हो जाएगा, और Cr3+ हो जाएगा। तो ये सभी के सभी अनुचुंबकीय के उदाहरण हो जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन आ रखा है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि इसे अच्छे से जो है देख लीजिएगा, ठीक है, हल्के में मत लेना इस सब प्रश्न को। अब इसके बाद जो है लोह चुंबकीय है। लोह चुंबकीय यानी अब ये क्या है सर? अब यहाँ पे लोह चुंबकीय कहाँ, देखो ये कहाँ गया सर, देखो अनुचुंबकीय मैं फिर से लिख देता हूँ, इरेज हो गया शायद। मतलब बोल सकते हो जिस पदार्थ को चुंबक तनी खींचे, जिस पदार्थ को चुंबक जो है तनी खींचे, ठीक है, तनी खींचे। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा सर? एग्जाम्पल में आपका O2 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा सर? Cu2+ हो जाएगा, Fe3+ हो जाएगा, CuO हो जाएगा, VO2 हो जाएगा, Mn हो जाएगा, और Cr3+ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लोह चुंबकीय यानी जिस पदार्थ को चुंबक हचाक से खींचे, एकदम तेजी से, बोल सकते हो जिस पदार्थ को चुंबक खतरनाक तरीके से अपनी ओर खींच ले, जिस पदार्थ को चुंबक हचाक से खींचे, है ना, चुंबक हचाक से खींचे, उसे क्या कहेंगे सर? लोह चुंबकीय, ठीक है, हचाक से खींचे उसे क्या कहेंगे? लोह चुंबकीय। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे सर? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका Fe हो जाएगा यानी आयरन हो जाएगा, देखो आयरन होता है ना, देखो फिर से, हाँ लिख लो यहाँ पे, जिस पदार्थ को चुंबक हचाक से खींचे यानी आपका Fe हो जाएगा, निकिल हो जाएगा सर, और कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे आई थिंक आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर? थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली इरेज हो जा रहा है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे सर शो हो रहा होगा, फॉर्मिक अम्ल यह प्रतिक्रिया नहीं देता। फॉर्मिक अम्ल जो है कौन सा रिएक्शन नहीं देता? यानी सांद्र H2SO4 से CO का उत्पाद ये नहीं देगा, या टॉलन अभिकर्मक का अपचयन नहीं देगा, या ऑक्साइम का उत्पादन करना ये नहीं देगा, या फेहलिंग विलयन का अपचयन ये नहीं देगा। तो बच्चों फॉर्मिक अम्ल जो है वो क्या प्रदर्शित नहीं करता, क्या प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता? तो वो बच्चों फेहलिंग विलयन का अपचयन जो है ये नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर डी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न कहूँगा सर इसको मैं। एक द्रव्य प्रोटी यानी डायबेसिक एसिड अम्ल है। देखो यहाँ पे डायबेसिक, मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द्रव्य प्रोटी अम्ल बताना है यानी डायबेसिक एसिड बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? डायबेसिक एसिड देखिए डायबेसिक एसिड बताना है आपको। डायबेसिक एसिड नेचर का कौन है? डायबेसिक एसिड नेचर का कौन सा है? तो ये स्ट्रक्चर से पता चलेगा। जैसे HNO3 है सर, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा सर? जैसे N हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे N प्लस में रहेगा, O नेगेटिव में रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे कहना का मतलब ये है कि इसमें देखना है कि OH जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो डाई बेसिक यानी द्वे प्रोटी अम्ल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखना है कि किसमें सर, यहाँ पे देखना है कि किसमें दो OH मौजूद हैं, किसमें दो OH मौजूद है, मतलब कौन से स्ट्रक्चर में दो OH मौजूद हैं, है ना। मतलब हम लोगों ने जैसे HNO3 का स्ट्रक्चर देखा तो इसमें OH कितना है, एक है। फिर अब H3PO4 का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो सर, इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो इसमें एक OH मौजूद है ना, इसमें एक OH उपस्थित है। तो ये हमारा बोल सकते हो ये हमारा मोनोबेसिक हो जाएगा, मोनोबेसिक नेचर का। ये हमारा कौन सा नेचर का हो जाएगा, मोनोबेसिक नेचर का, ठीक है, ये मोनोबेसिक नेचर का हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं सर। एक मिनट, देखो फिर से मैं बता देता हूँ, इरेज हो जा रहा है पता नहीं क्यों। चलो, जैसे यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है, एक द्रव्य प्रोटी अम्ल है यानी डाइबेसिक एसिड कौन सा है इसमें, डाइबेसिक एसिड। यानी डाइबेसिक एसिड कहने का मतलब क्या है इसमें, पहले ये जानो। यानी इसमें आपको ये बताना है कि इसमें दो H+ आयोनाइजेबल उपस्थित होते हैं, यानी इसमें दो जो है OH मौजूद होंगे, इसमें दो OH समूह मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर देखना है, जैसे HNO3 है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। HNO3 का स्ट्रक्चर बनेगा N+, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक OH है, यानी ये किस नेचर का है, ये मोनोबेसिक नेचर का है, मोनोबेसिक, ये मोनोबेसिक नेचर का है। फिर इसके बाद H3PO4 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कैसे बनेगा, जैसे P हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड HO हो जाएगा और फिर यहाँ से डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो OH के कितने समूह हैं, दो OH समूह मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो सर ये तीन OH मौजूद है, यानी ये हमारा किस नेचर का हो जाएगा सर, ये ट्राइबेसिक नेचर का हो जाएगा, ट्राइबेसिक, है ना, ट्राइबेसिक नेचर का हो जाएगा। इसके बाद जो है देखो H3PO2, इसका देखो H3PO2, तो H3PO2 का देखो सर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे P हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, फिर यहाँ से OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, फिर यहाँ से जो है सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो यहाँ पे भी OH कितना है, एक है, तो ये भी किस नेचर का हो जाएगा, ये भी मोनोबेसिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि OH समूह एक है। सब में ऐसे ब्रैकेट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी OH एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मोनोबेसिक हो जाएगा। बात आई समझ में, ये भी क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीनों का देख लिया। अब बचा क्या, अब बचा हमारा H3PO3, ठीक है। तो इसका नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे H3PO3, इसका देखो H3PO3 का। तो जब इसका देखोगे स्ट्रक्चर तो ये कैसे होगा, P सिंगल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H और फिर डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देख सकते हो OH कितने हैं, दो हैं यहाँ पे, यानी ये डाइबेसिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आया सबको, ये डाइबेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी डाइबेसिक हो जाएगा सर। सभी को क्लियर है तो यहाँ पर मुझे बता दीजिए, सभी को क्लियर है सर। चलिए अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ सर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है सर PDF को लेकर, ठीक है। तो PDF जो है आपको मिल जाएगा सर, PDF मिल जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, एक बार फिर से वीडियो को देख लोगे, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगला प्रश्न है, दूध में परिक्षेपित प्रावस्था है, वसा है, विटामिन है, H2 है या प्रोटीन है। दूध में जो परिक्षेपित प्रावस्था होती है वो कौन होता है, वसा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सर आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूध से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि दूध में सर पूछा जाता है दूध में पानी की मिलावट नापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग करते हैं। दूध में पानी की मिलावट,
दूध में पानी की मिलावट मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं सर? लैक्टोमीटर। किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का, याद रहेगा सर, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न है, देखो ऐसा प्रश्न तो बार बार पूछता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा अभी तक पूछे गए हैं। तो भाई आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। ये वाला प्रश्न तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे बनाओगे इस प्रश्न को? बनाने का मैं एक फंडा बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले बात करेंगे कि कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यानी लिखो यहाँ पे, पहले लिखो, यहाँ पे लिखना है कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। मतलब ट्रिक क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? ट्रिक जान लो सर। तो कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लिख लो। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। देखो याद रखना, लिख लो, लिखना है वैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन। देखो वैसे अल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें CH3CO ग्रुप मौजूद हो। मतलब आपको देखना है सर कि CH3CO ग्रुप मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मौजूद नहीं है तो वो नहीं देगा। तो ट्रिक जो है 1 ये कहता है कि आपको देखना है कि वैसे अल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें CH3CO ग्रुप मौजूद है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। या दूसरा, वैसे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप मौजूद हैं तो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलिए लिख लिए हो? देखो यहाँ पे लिख लेना है आपको कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो बस आपको ये 2 चीज़ याद रखना है। अगर देखो सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे और सबका स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देखेंगे कि उसमें CH3CO ग्रुप मौजूद है या नहीं है। फिर इसके बाद ये भी चेक करेंगे, अगर ये नहीं है तो ये भी देखना है कि CH3CHOH ग्रुप ये मौजूद है कि नहीं है। अगर दोनों में से एक मौजूद है तब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है उस स्ट्रक्चर में, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए, चेक किया जाए। यहाँ पे सर हम लोग चेक करें, चलो चेक करते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग को इसको इरेज करना होगा। इसको इरेज करो, इसको कॉपी पे लिख लिए होंगे ना आप लोग। अब कॉपी पे नहीं लिखे हो तो एक काम करो, यहाँ पे साइड में लिख लो सर, इसको साइड में लिख लो। तो साइड में लिखो आप लोग इसको, साइड में, यानी यहाँ पे जैसे आपको चेक करना है वैसे अल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें CH3CO ग्रुप मौजूद होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। या फिर ऐसे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH मौजूद होगा तो वो भी यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र मालूम होना चाहिए, होता है C3H8O होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाओ सर। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, देखो ये आना चाहिए आपको। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो सर इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। तो देखो, तो अब देखो पहले स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, हाँ सबका C2H5OH, ये क्या है हमारा? ये इथेनॉल है सर, इथेनॉल। ये हमारा क्या है? इथेनॉल है। इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा सर? हाँ जी, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सर यहाँ पे CH3CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, हाँ जी, ये बन गया। अब इसके बाद ये है यहाँ पे डाई कीटोन, इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा सर? CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2CH3, यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर बन गया। अब एसीटोन यानी C3H6O, ये क्या होता है? ये होता है सर
CH3H6O इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे तो गलत हो गया। देखो एसीटोन जो है ये क्या होता है, C3H6O होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो, अब यहाँ पे चेक करो, अब यहाँ पे चेक करना है तो देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, बस आपको ये दोनों चेक करना है कि ये दोनों मौजूद हैं कि नहीं है। तो देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल में इसमें देखो CH3 है CHOH, मतलब है, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देखो मैंने कहा था कि जिस भी एल्कोहल में CH3 CHOH मौजूद हो, तो देखो इसमें CH3 CH और OH मौजूद है, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं सर, ये आंसर होगा नहीं क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ऑप्शन बी में आओ सर, ऑप्शन बी में एथेनॉल में चेक करो, इथेनॉल ये रहा। तो इसमें भी देखो CH3 CHOH देखो है, इसमें भी देखो CH3 CHOH ग्रुप मौजूद है ना, CH3 CHOH मौजूद है। तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, उसकी बात कह रहा है। ठीक है अब इसके बाद देखो डाई एथिल कीटोन में देखो, तो देखो यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे CH2 आ गया, जबकि CH3 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये तो CH2 आ गया, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चौथा ऑप्शन है एसीटोन, तो देखो इसमें CH3 CO, देखो CH3 और C और O ग्रुप मौजूद है कि नहीं है, CH3 C और O ग्रुप मौजूद है, यानी ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। समझ में आया सबको? सर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से बोल दो यस सर समझ में आ गया। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है या फिर से मैं समझा दूं? आपको चेक करना है, हाँ सर चेक करना है, ठीक है, आपको चेक करना है बेसिकली कि किसमें CH3 CO ग्रुप मौजूद है या फिर किसमें CH3 CHOH ग्रुप मौजूद है। चलो मैं फिर से इस प्रश्न को बता देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ। काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुआ होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न तो अभी तक आप किए नहीं होंगे क्योंकि फुल्ली 11th और 12th लेवल पर है। ठीक है, तो देखो मैं फिर से बता दूंगा, बस आपको ये चेक करना है कि भैया किस स्ट्रक्चर में। देखो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ एकदम प्यार से एकदम फिर से प्यार से। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा। तो कौन कौन से यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे? इसका एक ट्रिक है, आपको चेक करना है स्ट्रक्चर बना के। सर स्ट्रक्चर बना के चेक करना है कि किसमें CH3 CO ग्रुप मौजूद है। अगर किसी में CH3 CO ग्रुप मौजूद है इसका मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और फिर मान के चलो ये मौजूद नहीं रहता है तो आपको ये वाला ग्रुप चेक करना है कि ये वाला ग्रुप मौजूद है कि नहीं, CH3 CHOH। ठीक है, अब आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइसोप्रोपिल यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका क्या होता है, ये क्या होता है सर? हाँ C3H8O होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसे बनाओगे सर, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे देखो तो CH3, देखो मैंने क्या कहा था, CH3 CH और OH ग्रुप मौजूद है। देखो CH3 CH OH ग्रुप मौजूद होना चाहिए। तो देखो ना CH3 CH OH ग्रुप मौजूद है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पे लेकिन बोल रहा है कि नहीं देगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है सर। अब इसके बाद C2H5OH में आओ, जो कि हमारा क्या है, इथेनॉल है सर। क्या है ये? इथेनॉल है, इथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे बनाओगे सर? इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो ये भी देखो CH3 CH OH ग्रुप मौजूद है, इसमें भी CH3 CH और OH ग्रुप मौजूद है, यानी ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। डाई एथाइल कीटोन की बात करेंगे सर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो यहाँ पर देखो तो CH2 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मैंने कहा था CH3 CHOH देखो या फिर CH3 CO देखो। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि CH2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, एसीटोन की। तो यहाँ पे देखो इसका जो होता है एसीटोन क्या होता है सर, एसीटोन जो होता है वो होता है C3H6O होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से देखो CH3C और O ग्रुप मौजूद है, यानी देखो CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप मौजूद है, यानी ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अभी क्लियर हुआ सबको? हाँ, मतलब ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सर पूछा है कि आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। सभी को क्लियर है सर? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए क्लियर है तो। क्या बात है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है सिलोसाइबिन। सिलोसाइबिन है क्या है ये? हालुसिनोजन है, ओपिएट है, उद्दीपिका है या डिप्रेसेंट है? डिप्रेसेंट। सिलोसाइबिन बच्चों, सिलोसाइबिन जो है यह एक मशरूम है और इसे मैजिक मशरूम कहा जाता है, ठीक है। और इस मशरूम से कई बीमारियों का खात्मा भी किया जा सकता है, तो इसीलिए इसे जो है हालुसिनोजन के नाम से जानते हैं। हालुसिनोजन, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल सकते हो कि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का मैजिक मशरूम है। यह एक प्रकार का सर, यह एक प्रकार का क्या है, मैजिक मशरूम है। मैजिक मशरूम है, ठीक है, मैजिक मशरूम है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न है अगर है, अगर क्या है, मॉम है या ट्राइग्लिसराइड है या पॉलीसैकेराइड है या प्रोटीन है? अगर क्या है, मॉम है या ट्राइग्लिसराइड है या पॉलीसैकेराइड है या प्रोटीन है? तो बच्चों यहाँ पे अगर जो है वो क्या है बच्चों, अगर जो है अगर ये एक विभिन्न प्रकार के लाल शैवाल से प्राप्त एक कोलाइडली पदार्थ होते हैं जो एक मोम की तरह होता है। मोम, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कुल वाष्पोत्सर्जन का कितने प्रतिशत पत्तियों से होता है? कुल वाष्पोत्सर्जन का कितने प्रतिशत जो है पत्तियों से होता है? तो वेल डन बच्चों, इसका 90% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका याद रखना है। चलिए इसके बाद देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आपके पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है? अंत प्रद्रवी जालिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्जी में या कोशिका द्रव में? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ संपन्न होती है सर? जल्दी से बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है ये कहाँ संपन्न होती है सर? तो वेल डन बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बताना है इनमें से कौन तरल हारी है? चिड़िया है, नर मच्छर है, कौवा है या मादा मच्छर है? तरल हारी के रूप में बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन तरल हारी है? तरल हारी। तो वेल डन बच्चों, मादा मच्छर जो है, मादा मच्छर ये तरल हारी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ये सभी के सभी जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आप लोग को मिला भी होगा क्वेश्चन। तो बच्चों क्लास ओवर हो जाने के बाद आप लोग बताइएगा कि ये सभी प्रश्न आप लोग को मिला है कहीं कि नहीं मिला है। अगर पेपर होगा, देखो 2022 का पेपर है मेरे पास, वैसे तो पेपर मिलता नहीं है, बट पेपर जो है एक बच्चे के द्वारा जो है आउट कर दिया गया था, बट उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि पेपर आउट हो गया तो कट ऑफ जो है हाई चला गया, यानी 450 में से जो 400 मार्क्स लेकर आया उसे ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक आध बच्चे होते हैं जो खुरपात टाइप के होते हैं, तो उनके द्वारा पेपर जो है आउट कर दिया जाता है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास पूरा पेपर है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है सर। चलिए अगला प्रश्न है श्वसन केंद्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के? जल्दी से बताएंगे श्वसन केंद्र जो है कितने प्रकार के होते हैं सर? देखिए अभी हम लोग फिजिक्स के भी क्वेश्चनों को करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहेगा, काफ़ी मज़ा आएगा सर आप लोगों को, ठीक है।
तो श्वसन केंद्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वेल डन बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है बाह्य श्वसन होता है, एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन होता है, और एक होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। तो यहाँ पे श्वसन जो है 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, याद रखना, प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, यूरिया यानी NH3, यूरिया जो है, यूरिया NH3 से इतने गुना कम हानिकारक है। यूरिया जो है ये अमोनिया से कितना गुना कम हानिकारक होता है? 10x या 10,000x या 1,00,000x या 1,000x? जल्दी से बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सर। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। यूरिया जो है NH3 से इतने गुना कम हानिकारक है। तो जी हाँ, 1,00,000x। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो 1,00,000x गुना जो है यह हानिकारक होता है यूरिया NH3 से। चलिए, अगला प्रश्न है, यह कशेरुक का सबसे निचला हिस्सा होता है? वक्षीय, शैक्रमी या कॉकिस्कस, कॉकिस्कस या कटी? तो कशेरुक का जो निचला जो सबसे हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वक्षीय कहते हैं। वक्षीय। ऑप्शन नंबर ए जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वक्षीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न है, वक्षीय तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? वक्षीय तंत्रिकाएं जो है ये कितनी जोड़ी होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं? 12, 4, 6 या 2? सभी बच्चे बताएंगे। वक्षीय तंत्रिकाएं जो है ये कितनी जोड़ी होती हैं? वक्षीय। चलिए बच्चों, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए यानी 12, देन आपका आंसर सही है। तो वक्षीय तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। देखो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मानव में कितने, उसी से रिलेटेड प्रश्न है, मानव में कितने मेरु तंत्रिकाएं? मेरु तंत्रिकाएं पूछ लेता है, ग्रोवा पूछ लेता है, काठ पूछता है, त्रिक पूछता है ना? तो आपको बताना है मानव में कितने मेरु तंत्रिका, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ। यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे मानव में कितने मेरु तंत्रिका पाए जाते हैं? तो याद रखना है 31 जोड़े, 31 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो मानव में कितने मेरु तंत्रिका पाए जाते हैं? तो 31 जोड़े पाए जाते हैं। और कितने ग्रोवा तंत्रिका पाए जाते हैं? तो 8 ग्रोवा पाया जाता है, 8 ग्रोवा। और वक्षीय तंत्रिकाएं, तो ये तो मैंने बताया 12 होते हैं, 12 वक्षीय होते हैं, वक्षीय तंत्रिकाएं। ठीक है, याद रखना है। और 5 जो है काठ तंत्रिकाएं होती हैं, और 5 त्रिक तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, याद रखना है सर, याद रखना है। सभी के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो? फिजिक्स के क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा रहा इस बार, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, 2022 की परीक्षा में। तो देखिए सर, प्रश्न है, एक कुंडली जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर, फेरों की संख्या 50 तथा धारा का माप 2 एम्पियर, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिखो। तो त्रिज्या है, कुंडली है जिसकी त्रिज्या यानी आर बराबर जो है आपको दे दिया है 0.5 मीटर। फेरों की संख्या देख रहे हो, फेरों की संख्या जो है यहाँ पे 50 दे रखा है सर, 50, यानी फेरों की संख्या को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, और ये 50 है सर। इसके बाद धारा का माप 2 एम्पियर है, यानी करंट जिसको आई बोलते हैं। आई कितना है सर? आई कितना है? तो आई जो है आपको दे रखा है यहाँ पे 2 एम्पियर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले इसका यूनिट पूछता था, अब यूनिट वगैरह नहीं पूछता है, अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछता है। और यूनिट क्या होता है इसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, आप सभी जानते भी हो। और इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? उसको बी से डिनोट करते हैं सर। तो यही बी निकालना है आपको। तो इसका एक सूत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का एक सूत्र होता है, यानी बी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? बी बराबर लिखते हैं यहाँ पे, सूत्र याद रहना चाहिए, म्यू नॉट गुने में आई गुने में एन अपॉन में 2r।
सर ये म्यू नॉट क्या है? तो सर ये निर्वात में चुंबकशीलता होती है। क्या होता है? ये निर्वात में चुंबकशीलता होता है। लिखना चाहो लिख सकते हो। ये निर्वात में क्या होता है? निर्वात में चुंबकशीलता होता है। निर्वात में चुंबकशीलता होता है। आई क्या है सर? आई धारा है। एन क्या है सर? एन हमारा फेरों की संख्या है। फेरों की संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आर क्या है? आर आप जानते हो त्रिज्या है। बस बना दो क्वेश्चन, क्वेश्चन बना दो ना। सब वैल्यू तो दिया हुआ है, सब वैल्यू दी गई हैं। तो बी बराबर देखो यहाँ पे ना, ये जो म्यू नॉट है जो निर्वात में चुंबकशीलता होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, याद रखना सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुने में आई कितना है सर? आई यहाँ पे 2 एम्पियर है, गुने में एन कितना है? 50 है, और अपॉन में 2, और आर कितना है? आर 0.5 है, ठीक है। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव को हटाओगे तो बट्टा में 10 लिखोगे, लेकिन 10 ऊपर चला जाएगा गुने में, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। और फिर यहाँ से 50 को भी काट दो, 5 के पार से 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों आपको? यहाँ से मिल गया बी बराबर में 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 गुने में, अब 10 गुने 10 है, देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 10 गुने 10 यानी 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी बराबर 4 पाई इंटू में, अब देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बेस सेम है, एक बार लिख लो। अब यहाँ पे -7 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो +2 है, तो -7 और +2 कितना होता है? -5 होता है, और ये टेस्ला हो जाएगा। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर? सर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से यस टाइप करो। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बोलोगे ना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। 4 पाई, देखो यहाँ पे पाई नहीं दिया हुआ है, पाई छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे पाई जो है आप हर एक ऑप्शन में पाई कर लिख लीजिएगा, ठीक है, पाई होगा ही। बात आ रही है समझ में सर? हाँ जी, क्या बात है, पाई हर एक ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न है एक खगोलीय, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर है तथा आवर्धन 10 है। इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? वस्तु के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है सर, क्या होगी? तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जो चीज़ें गिवन है उसको लिखो, जो चीज़ें गिवन है लिखो। देखो आवर्धन है यानी जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं। m बराबर 10 दे दिया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान के चलो दे दिया है, ठीक है। हाँ तो m बराबर 10 दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई है ना, वो भी दे दी गई है आपको यहाँ पे, यानी बोल सकते हो इसको सर खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई। लिखो यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है ना 44 सेंटीमीटर। अब जब भी ऐसा प्रश्न है, यानी यहाँ पे आपको खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई वगैरह दे दे, आवर्धन दे दे, और यहाँ पे वस्तु लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने को कहा जाए, तो इसका एक सूत्र होता है। m दिया हुआ है यानी आवर्धन दिया हुआ है, खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई दे रखी है, तो अब इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र मालूम होगा तभी बना पाओगे। सूत्र क्या होता है सर? ये होता है m बराबर में FO अपॉन में FE। सर ये FO क्या है, FE क्या है? तो FO जो है ये यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, और FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई है, यानी यहाँ पे ये वस्तु की फोकस दूरी है। FO यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की फोकस लंबाई है, ठीक है। और FE क्या है सर? ये हमारा नेत्र की फोकस लंबाई है, नेत्र की फोकस लंबाई। बस बन गया क्वेश्चन। तो m आपको पता है सर, m पता है कितना है? 10 है, ठीक है। 10 बराबर में FO अपॉन में FE। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि FO कितना आ गया, FO बराबर कितना आ जाएगा? ये
एफ ई गुने में 10 आ गया, इसको इक्वेशन 1 कह लो, इसको इक्वेशन 1 कह लो। अब देखो यहाँ पे ना खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई दे रखी है 44 सेंटीमीटर। तो देखो इसका आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए। सर क्या सूत्र होता है? देखो एक सूत्र होता है यहाँ पे, ये जो खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई है ना, इसका एक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई, इसका एक सूत्र होता है सर। सूत्र क्या होता है? यानी ये बराबर हो जाता है किसके? ये बराबर हो जाता है एफ ओ प्लस में एफ ई के। तो बस अब यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा आपको। देखो खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई का वैल्यू 44 दे रखा है, बराबर में एफ ओ कितना है? देखो तो एफ ओ कितना है? एफ ई गुने 10 है, प्लस में ये एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपको नेत्र की फोकस दूरी पता चल जाएगी। यानी यहाँ से बोल सकते हो 44 बराबर में ये कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, यानी 11 एफ ई, यानी काटोगे तो ये 4 बार में चला जाएगा। तो एफ ई का वैल्यू कितना मिल गया? एफ ई यानी फोकल लेंथ ऑफ आइस, ये 4 मिल गया। तो बस अगर ये 4 मिल गया तो आपको जो है देखो क्या निकालना है? आपको यही निकालना है ना, इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी, यानी एफ ओ निकालना है आपको। एफ ओ निकालना है ना, एफ ओ। तो देखो एफ ओ बराबर इक्वेशन 1 से आओ, एफ ओ बराबर में क्या था? एफ ई गुने में 10 था। तो एफ ओ निकालना है, बराबर में एफ ई कितना निकाले हो? देखो तो एफ ई कितना निकाले हो? एफ ई 4 निकाले हो ना, 4। तो यहाँ पे 4 करो गुने में 10 करो, तो यहाँ पे एफ ओ बराबर में क्या हो जाएगा? 4 गुने 10 यानी 40। 40 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है सर? देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल का लेवल रहता है बच्चों, न्यूमेरिकल्स का लेवल रहता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार खुद से बनाओगे ना, तभी जाकर आपका कॉन्सेप्ट सर और भी क्लियर होगा। अगर आप लोग घर पे इस प्रश्न को फिर से बनाओगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ सर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो प्रश्न है वो तो मैं सबसे कहूँगा 2022 का सबसे जो टफ प्रश्न पूछा गया था वो यही था सर, यही था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, टफ तो नहीं कहूँगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़कर जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए सर प्रश्न क्या है? एल्युमिनियम और कॉपर की छड़ों की लंबाई और प्रतिरोध समान है। मतलब एल्युमिनियम और कॉपर की जो लंबाई है और प्रतिरोध है ये समान है। लिखते चलो, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है एल्युमिनियम का जो लेंथ है और कॉपर का जो लेंथ है वो समान है सर। तो बोल सकते हो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम बराबर में लेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है, समान है। इसके बाद लंबाई तो समान है ही, प्रतिरोध भी समान है। देख रहे हो ना, एल्युमिनियम और कॉपर का लंबाई तो सेम है, प्रतिरोध भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध भी सेम है, यानी बोल सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम बराबर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद सर, अब इसके बाद देखो हमने क्वेश्चंस को यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है। अब बोल रहा है कॉपर की जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना वो एल्युमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध के आधा है। देखो कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग जो है रो से डिनोट करते हैं, याद रखना रो, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो ऑफ कॉपर, ये क्या हो जाएगा? कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध। इसे क्या पढ़ेंगे? कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो एल्युमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध के, एल्युमिनियम के यानी एल्युमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध के क्या है? आधा है। हो गया? जैसे जैसे बोल रहे हैं हम लोग वैसे ही चल रहे हैं। यहाँ पर बोला क्या गया था प्यारे बच्चों की जो कॉपर है, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध वो एल्युमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध के आधा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये भी बोला है कि इसका घनत्व जो है एल्युमिनियम के घनत्व का 3 गुना है। किसका घनत्व? देखो कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध बोला था एल्युमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध के आधा है, फिर इसका घनत्व किसका? वही कॉपर का जो घनत्व है यानी डेंसिटी, बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है यानी इसका घनत्व, किसका घनत्व? कॉपर का। तो कॉपर का जो घनत्व है एल्युमिनियम के घनत्व का 3x है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो एल्युमिनियम के डेंसिटी के 3 गुना के बराबर है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया सर? यहाँ से देखो, यहाँ से टर्म्स को समझना होगा, टर्म्स को समझोगे तभी जाकर बनेगा। यानी इसका घनत्व किसका? कॉपर का।
तो सर कॉपर का जो घनत्व है वो एल्युमिनियम के घनत्व का, देखो एल्युमिनियम के डेंसिटी का 3 गुना है। समझ में आया? हाँ, 3x भी लिख सकते हो या 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना जान लिए, समझ लो कि प्रश्न जो है अब इजी हो गया। अब क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से कैसे बनाओगे इस प्रश्न को। इतना लिख लिए हो, देखो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा स्पेस चाहिए सर। इस प्रश्न को बनाने के लिए मुझे अच्छा खासा स्पेस चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या है, एल्युमिनियम है, ये बराबर है लेंथ ऑफ कॉपर के, प्रश्न में बोला था। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम है ये, रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम ये बराबर है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर के, और विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर का ये भी बराबर है, सॉरी ये बराबर नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है कॉपर का बराबर विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम के 1/2 गुने के बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ से इस सब चीज़ों को मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। इतना तो आप सभी जान ही चुके हो। इतना लिख लेने के बाद मैं इन सबको इरेज करता हूँ सर। ठीक है, एकदम प्यार से बताऊँगा, एकदम अच्छे से बताऊँगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, समझ में आए। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। इतना तक तो क्लियर है ना? अभी तक तो क्वेश्चन में जैसा बोला था वैसा ही मैंने किया। अब आप लोग जानते हो ना प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, रेजिस्टेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो मैं शुरू से ही आपको बताता आ रहा हूँ। R बराबर हम लोग लिखते हैं ना रो इंटू में L/A। R बराबर में क्या होता है, रो इंटू में L/A होता है। चलो, तो अब एक बार जो है हम लोग कॉपर के लिए चलेंगे, एक बार एल्युमिनियम के लिए चलेंगे। ठीक है, एक बार कॉपर के लिए और एक बार एल्युमिनियम के लिए, ध्यान से समझना। ठीक है सर, हाँ जी, एकदम ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पर रो जो है, रो ठीक है, रो जो है यानी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है सर? हाँ जी, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर का, और ये लेंथ है, लेंथ किसका होगा, कॉपर का ही होगा। देखो C से समझ लेना कॉपर है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर का, लेंथ कॉपर का, और बटा में ये एरिया होता है, एरिया कॉपर का एरिया। ठीक है, और बराबर में अब फिर से वही लिख देंगे। अब एल्युमिनियम के साथ चलेंगे, यानी विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम का, और फिर यहाँ से लेंथ हो गया एल्युमिनियम का। ठीक है, और बटा में एरिया ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लंबाई समान है इसीलिए L से L कट जाएगा। ठीक है, लंबाई समान है इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिला सर, यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से बोल सकते हो, यहाँ से जो है हमें कॉपर का जो प्रतिरोध मिला, कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध मिला, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर का बराबर में, अब ये इधर चला जाएगा, AC इधर आ जाएगा। देखो मैं इसको लिख देता हूँ, एरिया ऑफ कॉपर गुने में विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम का, और फिर बटा में एरिया ऑफ एल्युमिनियम का। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से अब यहाँ से देखो कॉपर का, सर कॉपर का यहाँ पे ध्यान से समझो, कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना दे रखा है, देखो तो दे रखा है, ये कॉपर है बच्चों, Cu क्या है, कॉपर ही है। देखो ना यहाँ पे दे रखा है, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर जो है ये इतने के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर है इतने के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ इतना। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। इतना तो आप सभी को समझ में आ ही रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एरिया ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा। देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, जी हाँ कट रहा है सर। यहाँ से एल्युमिनियम का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध से एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला सर, यहाँ से आपको क्या मिला, देखो तो यहाँ से क्या मिला, देखो यहाँ से जो है एरिया ऑफ कॉपर, ये कॉपर है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉपर बराबर में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एल्युमिनियम बटा में 2, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें ये निकालना है, एरिया ऑफ कॉपर निकाल लिया मैंने, बराबर हो गया एरिया ऑफ एल्युमिनियम बटा में 2 के। ठीक है, इतना हो गया, बस इतना हो गया। अब समझो प्रश्न बन गया, इतना हो गया ना, प्रश्न बन गया। तो अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको ना क्या निकालना है, एक बार प्रश्न की तरफ चलो, तो प्रश्न की तरफ चलो सर। प्रश्न बोल रहा है एल्युमिनियम और कॉपर छड़ों के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात निकालना है, द्रव्यमान निकालना है यानी मास निकालना है।
तो मास बराबर में क्या होता है, डेंसिटी गुने वॉल्यूम होता है। आप सभी जानते हो डेंसिटी बराबर में क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो यहाँ से जो है मास बराबर डेंसिटी गुने वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी का डेंसिटी रहने दो गुने में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, आयतन है। तो आयतन जो है इसको हम लोग एरिया गुने लेंथ भी कहते हैं। मतलब वॉल्यूम जो है यहाँ पे एरिया गुने लेंथ के बराबर भी होता है। तो सिंपली यहाँ से जो है आपको पता चल गया कि m बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुने में एरिया गुने में लेंथ। ठीक है, तो अब बात हो रही है किसकी, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कॉपर की बात करेंगे, यानी मास लेंगे कॉपर का द्रव्यमान निकालेंगे। चलो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है कॉपर का, देखो तो डेंसिटी कितना है कॉपर का, कहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, डेंसिटी कितना है कॉपर का, देखो यहाँ पे ना हम लोग को 1 मिनट, यहाँ पे ना हम लोग को एल्युमिनियम और कॉपर, तो हाँ एल्युमिनियम और कॉपर का निकालना है, एल्युमिनियम और कॉपर का निकालना है सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करेंगे क्या, कॉपर है ना, हाँ मास ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ कॉपर, लिखो इसी तरीके से लिखो, डेंसिटी ऑफ कॉपर गुने में यहाँ पे एरिया ऑफ कॉपर गुने में ये लेंथ ऑफ कॉपर कर दो। ठीक है, अब बराबर में डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना है, देखो तो डेंसिटी ऑफ कॉपर, देखो डेंसिटी ऑफ कॉपर निकाले हो सर, यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ कॉपर दिख रहा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या है, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम गुने 3 है। तो यहाँ पर लिखो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम गुने में 3। डेंसिटी ऑफ कॉपर हम लोग निकाले हैं सर, हम लोग निकाले हैं, कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम गुने में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अब यहाँ से देखो एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर ये भी निकाले हो, यस देखो एरिया ऑफ कॉपर ये रहा, दिख रहा है एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर कितना है, तो ये है एरिया ऑफ एल्युमिनियम अपॉन में 2, फिर गुने में लेंथ, लेंथ तो बराबर है, मतलब लेंथ का लेंथ एल ही रहने दो। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर निकालिए, अब यहाँ से मास ऑफ एल्युमिनियम निकालो सर। तो मास ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा, देखो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है सर, मास ऑफ एल्युमिनियम का डेंसिटी, तो बोल सकते हो इसका डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम ही रहने दो। ठीक है, गुने में एरिया, एरिया कितना है एल्युमिनियम का, तो ये एरिया ऑफ एल्युमिनियम ए ही रहने दो, एल्युमिनियम का जो एरिया है ए ही है, फिर गुने में हाँ लंबाई, लंबाई तो सेम है, तो यहाँ पर भी लंबाई सेम ही रहने दो, यानी एल ही रहने दो। अब इन्हीं दोनों के बीच का जो है रेशियो ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है, यानी कॉपर बटा में एल्युमिनियम कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ना, यहाँ से साफ सीधा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना है। हाँ, तो कॉपर है, यहाँ पे क्या है कॉपर, देखो हमको एल्युमिनियम का निकालना है, एल्युमिनियम और कॉपर का निकालना है, एल्युमिनियम अपॉन कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम अपॉन कॉपर हो जाएगा। तो एल्युमिनियम कितना है ऊपर, ये है ना, दिख रहा है, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम गुने में एरिया ऑफ एल्युमिनियम गुने में लेंथ, और अपॉन में कॉपर का क्या आया, देखो तो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम गुने में 3 गुने में एरिया ऑफ एल्युमिनियम बटा में 2 गुने में लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, एरिया ऑफ एल्युमिनियम से एरिया ऑफ एल्युमिनियम कट जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा सर, ये 2 पर चला जाएगा क्योंकि आप सभी जानते हो। अब यहाँ से डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम से डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, यहाँ से एल्युमिनियम और कॉपर के द्रव्यमानों का अनुपात जो है 2:3 मिल जाएगा। जी हाँ, इतना आया है सभी का। देखो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा दम है इस क्वेश्चन में, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है सर, 2/3, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाना, वैल्यू सबका पता होगा तो बना लोगे। ऑप्शन नंबर बी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर। अगला प्रश्न है, देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, नोट्स तो मिल ही जाएगा आप लोग को, कोई टेंशन नहीं लेना है सर। ठीक है, देखो मुझे समझाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं हर एक स्टेप को अच्छे से लिख रहा हूँ और टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे बनाना होता तो 2 से 3 मिनट लगता है इस प्रश्न को बनाने में, लेकिन आपको समझाना है, बोल बोल के हर एक पॉइंट को समझाना है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है सर। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो को फिर से देखना है, एक बार से नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखना होगा। चलिए, हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन है सर। एक कार्नो इंजन
का 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर दक्षता जो है 50% दिया है, स्रोत का ताप बताना है। देखो स्रोत का जो ताप होता है उसे T1 से डिनोट करते हैं, तो T1 जो है निकालना है, जबकि T2 सर यहाँ पे T2 आपको दिया हुआ है। T2 कितना दिया हुआ है सर? ये 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, लेकिन इसको सेल्सियस में हम लोग नहीं लेते हैं सर, इसको हम लोग केल्विन में लेते हैं, इसीलिए इसमें 273 ऐड करेंगे। तो यहाँ से T2 कितना मिलेगा? 323 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है, ठीक है, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको इसकी दक्षता दी गई है, ऊष्मा इंजन की दक्षता, यानी वही 50%, n बराबर 50% दिया है। ठीक है, तो याद रखना है ऊष्मा इंजन की दक्षता जब ज्ञात करनी होती है तो उसका एक सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, n बराबर में T1 माइनस T2 अपॉन में T1 गुने में 100। ठीक है, तो n कितना है? 50 है, बराबर में T1 जो कि निकालना है, स्रोत का तापमान है, माइनस में T2 323 है, बट्टा में T1 और गुने में 100। ठीक है, तो बस बना दो सर, प्रश्न बना दो, यहाँ से T1 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इतने को सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो? तो यहाँ से जो है 50 में T1 से गुना करो, तो ये 50 T1 हो जाएगा, बराबर में ये T1 माइनस 323 गुने में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 50 T1 बराबर में, अब 100 में T1 से गुना करोगे तो 100 T1 हो जाएगा, माइनस में 323 से 100 से गुना करोगे तो 323 और 2 जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ से जो है 50 T1 बराबर बोल सकते हो, मतलब 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही बचेगा ना, तो 50 T1 बराबर जो है हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सर, कितना हो जाएगा? 323 और 2 जीरो, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो T1 को काटो, यहाँ पर 3230 को काटो 5 के पारा से, तो ये चला जाएगा कितना? 646 बार में। तो ये 646 क्या चीज़ में आया? 646 हमारा केल्विन में आया, क्योंकि सर देखो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था ऑलरेडी, तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, मतलब 273 ऐड किया, तो ये केल्विन में आ गया सर। अभी आंसर जो है केल्विन में आया, लेकिन आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो क्या करेंगे? 273 अभी ऐड किए थे ना शुरू में, तो कब किए थे? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए, लेकिन हमें अब यहाँ पे केल्विन में आया हुआ है, लेकिन हमको डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो फिर से घटा देंगे 273, इसमें से 273 घटा देंगे तो ये 373 आ जाएगा। 373 डिग्री सेल्सियस आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर सब PDF मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है सर, सब PDF मिलेगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन है जिनका लेवल काफ़ी अच्छा खासा कहूँगा मैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फिर से एक दो बार वीडियो को पॉज करके देखिए, पॉज करके देखेंगे सर समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके आपको देखना ही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे सर, यदि किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या हो, यदि किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या R हो, ठीक है, तो उनका माध्य मुक्त पथ व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके √R के, R² के, R के या R के पावर 3 के। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सर, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यानी माध्य मुक्त पथ, यहाँ पर जो है माध्य मुक्त पथ जो है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, माध्य मुक्त पथ जो है इसको L से डिनोट करते हैं, और इसका जो रिलेशन होता है अणुओं की त्रिज्या के साथ, वो क्या रिलेशन होता है? यानी यहाँ पे माध्य मुक्त पथ का जो रिलेशन होता है अणुओं की त्रिज्या के साथ, वो क्या होता है? यानी L बराबर होता है 1/में √2 n गुने में d²। सर d क्या है? यहाँ पे d जो है सर ये अणु की त्रिज्या है, यानी डायमीटर है, इसको d यहाँ पे r के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से L जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/r²। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेंथ और जो अणु की त्रिज्या है उसके साथ कैसा रिलेशन है, यानी यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? R² के। ठीक है, यहाँ पे जो है माध्य मुक्त पथ जो है अणुओं के त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ जो है यानी L, ये अणुओं के त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न है कोणीय आघूर्ण का सूत्र, यानी देखो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, विमान निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो कोणीय आघूर्ण कह लो या कोणीय संवेग कह लो सर, कोणीय आघूर्ण या कोणीय संवेग कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग बराबर क्या होता है। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने में कोणीय वेग। तो देखो अब जड़त्व आघूर्ण का भी आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो सर दिक्कत है। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, पहले इसका निकालो। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने में परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर ही लिखो। और फिर उसके बाद जो है कोणीय वेग का भी जानना होगा सर, कोणीय वेग का। तो कोणीय वेग बराबर होता है किसके, ये होता है रेखीय वेग बटा में त्रिज्या का। ठीक है, तो रेखीय वेग यानी वही वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन एल टी का पावर -1 होता है, त्रिज्या का क्या होता है एल होता है, एल से एल कट जाएगा। तो यहाँ से टी इनवर्स आ जाएगा किसका, कोणीय वेग का। लेकिन जड़त्व आघूर्ण का भी तो निकालो सर, इसका द्रव्यमान का क्या होता है मास होता है, और त्रिज्या का क्या हो जाएगा एल होता है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ से जो है हमको एम एल स्क्वायर मिला और यहाँ से टी इनवर्स मिला, यानी जड़त्व आघूर्ण क्या मिला एम एल स्क्वायर और गुने में कोणीय आघूर्ण टी इनवर्स। तो बस आ गया, क्या आया एम एल का पावर 2 टी का पावर -1 और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, निकालना होगा सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण का निकालो, फिर उसके बाद कोणीय वेग का निकालो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीडीएफ आपको सर मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 74 नंबर, 74 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है सर, देखो ध्वनि तरंग का समीकरण दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग का समीकरण जो है ये दिया हुआ है और फिर इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले हम लोग उस समीकरण को लिखते हैं, मतलब यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है सर उसे लिखते हैं। दिया गया समीकरण, दिया गया जो समीकरण है यानी y बराबर में 0.0015, ठीक है, साइन ब्रैकेट में 62.4x प्लस में 316, आर नहीं है ये टी है सर। ठीक है, टी है टाइम, इतना है। ठीक है, तो आपको ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसका एक मानक समीकरण होता है वो लिखना है, फिर उससे कंपेयर करना है। सर एक मानक समीकरण होता है, ऐसे प्रश्नों में एक मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण वो याद होना चाहिए। यानी मानक समीकरण क्या है, y बराबर में a साइन फिर ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस में k इंटू में x, बस इसी से कंपेयर कर दो देखो कैसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट कौन है, k है सर, k है। अब यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, ये 62.4 है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, यानी k बराबर जो है क्या हो जाएगा 62.4। मतलब यहाँ पे x का बाबू k है, इसके साथ जो है वही है ना, x का बाबू k है और यहाँ पे x का बाबू कौन है, ये पूरा 62.4 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे t का कॉफिशिएंट कौन है, ये ओमेगा है सर, और यहाँ पे t का कॉफिशिएंट कौन है 316 है। तो यहाँ पे बोल सकते हो दोनों को आपस में बराबर करो, यानी दोनों बाबू को ओमेगा बराबर में 316 हो जाएगा। तब यहाँ से जो है आपको तरंग दैर्घ्य निकालना है, यानी जिसको लेमडा बोलते हैं हम लोग। तो अब एक सूत्र होता है सर, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है सर याद रखना है। तो लेमडा बराबर में यहाँ पे होता है 2 पाई अपॉन में k। तो यहाँ से 2 लिख देना है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, अपॉन में k देखो दिया हुआ है 62.4 ऑफकोर्स दिया हुआ है। तो बस इतने को सॉल्व कर दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है लेमडा जो आ जाएगा 0.1 यूनिट आ जाएगा, देख लेना। आया हुआ प्रश्न है ना, जेन्युइन प्रश्न है, सॉल्व कर लेना, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न है एक संधारित्र में,
एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान जो होता है वो कितना होता है। तो बच्चों संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है, यहाँ से लिख सकते हो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा, उसको U से डिनोट करते हैं। और सर ये U बराबर जो है हाफ गुने में Q गुने में V होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कभी कभी ये नहीं देगा तो ऑप्शन में जो है ये भी दिया जा सकता है सर, यानी U बराबर, U क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी U बराबर जो है आपको ये भी दिया जा सकता है CV का स्क्वायर अपॉन में 2। ये भी याद रखना, ये भी सही आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में रहता तो ये नहीं देता, और ये दिया है तो ये नहीं दिया है, मतलब दोनों सही है सर, दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने 2022 में पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों को किया। बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो सर, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य देना क्लास के प्रति। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव रहा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा सर, ठीक है। यानी ये 2022 का था, इसके बाद 2021, 20, 19, 18 के प्रश्नों को करवाऊंगा, यानी टोटल 25 प्रश्नों को मैं करवाऊंगा हर एक वीडियो में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइंस अब फिजिक्स में अलग से मैं बनाऊंगा वीडियो, केमिस्ट्री में अलग से बताऊंगा, बायो का अलग से, जी नहीं। यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको पूरा साइंस का मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि अब इसके बाद मैं 2021 के प्रश्नों को लेकर आऊँ तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।